हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। आपकी बुक का 8th चैप्टर है जो कि आपका कुछ अच्छा चैप्टर रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट क्वाड्रिलेटरल का पढ़ा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर 9th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं भाई क्वाड्रिलेटरल के, क्या एंगल्स में प्रॉपर्टी होती है, क्या साइड में प्रॉपर्टी होती है, वो सब कुछ हम 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर हमें ये छोटी छोटी बातें पता चल जाए ना, तो हमारा जो चैप्टर है ना भाई, वो बहुत ईजी होने वाला है। आप लोग सभी घबरा जाते हैं कि सर चैप्टर बहुत हार्ड है, जैसे अभी हमने पीछे ट्रायंगल चैप्टर किया। ट्रायंगल चैप्टर में क्या था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी थी। छोटी छोटी बातों पे हमने बात की थी, उनको अच्छे से कवर किया था, तब जाके हमारा ट्रायंगल चैप्टर बहुत ही इजी बन गया था। सेम आप ये मान सकते हैं, अगर यहाँ पर भी हमें वही स्ट्रेटेजी से काम करेंगे ना, तो हमारे लिए जो ये क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है ये बहुत इजी बनने वाला है। हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, थ्योरम्स पढ़ने वाले, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ वो सब कुछ हमें अगर अच्छे से कवर हो जाए ना, ये चैप्टर सच में ही बहुत इजी होने वाला है। आपका जो डर है ना कि सर क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल बहुत हार्ड है, मैं सच में कहता हूँ ये दोनों ही चैप्टर अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए ना, तो आपके लिए ये चैप्टर सबसे इजी होने वाले हैं आपकी पूरी बुक में। तो अब करते हैं शुरू अपने फर्स्ट लेक्चर को। देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ आपके क्वाड्रिलेटरल होने वाले हैं, वो सभी कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, देखते हैं क्या क्या आज हम क्वाड्रिलेटरल का सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी भाई, क्वाड्रिलेटरल की। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, इसके स्टेटमेंट यानी कि इसकी डेफिनेशन की। ध्यान रखना, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन को हमें अच्छे से सीखनी है, क्योंकि हमें पता है कि सारा बेस इसी पर ही डिपेंड है। क्योंकि हमारी क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया ना, तो सारी प्रॉपर्टी भी समझ में आने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल बोलता है कि अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। सिंपल सी बात है जी, 4 लाइन सेगमेंट है, उनको बाउंड कर दो, यानी कि मिला दो सभी को, तो वो क्या बन जाएगा, आपका क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। चाहे जिस शेप का बन रहा हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। क्लियर हुई बात। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक AB लाइन सेगमेंट है, एक BC है, एक CD है और एक आपके पास AD है। इन सबको हमने बाउंड किया और जो शेप बनी वही क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। बस इतनी सिंपल सी बात है। यही एक ABCD क्या है भैया, आपके पास क्वाड्रिलेटरल है। इतनी बात सिंपल सी समझ में आई। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन अगर समझ में आती है, अगली प्रॉपर्टी उसके बाद ही हमें समझ में आने वाली है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का बेसिक चीज तो पता हो कि 4 लाइन सेगमेंट है, सबको बाउंड किया और हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया भाई, जो सेम हमारे पास फिगर आएगी वही क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। आगे चलते हैं, चलो जी। आगे उसने कहा कि अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ से प्रॉपर्टी शुरू होनी स्टार्ट हो गई भाई आपकी। अब ध्यान से सुन लेना है, हमें हर एक प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान रखना है। जो जो मैं बोलता रहूंगा आपको उसको माइंड में फिट कर लेना है। मुझे पता है कि आपको कुछ नहीं आता, आपका ऊपर का माला खाली है। ध्यान रखना, जिसको कुछ नहीं आता है ना, उसको सिखाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और जिसके अंदर गंद भरा हुआ है ना, कि उसने कुछ इधर से सीख लिया कुछ उधर से सीख लिया, उसको निकालना, फिर उसके अंदर अच्छी चीजों को लाना, भाई उसमें तो टाइम लगता ही है। आप ये मत समझिए आपको कुछ नहीं आता है ना, तो आप बहुत जल्दी सीखने वाले हो, क्योंकि आपको पता है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपके माइंड में फिट होता जा रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि भाई हम साइड देख लें, अपोजिट साइड क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की। पहली प्रॉपर्टी यहीं से ही शुरू हो गई। बेसिक बेसिक चीजें इनको समझना ही होगा। ठीक है। तो सबसे पहले उसने कहा कि भाई अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड क्या होती है, उसने कहा कि एक स्टेटमेंट में बोल दिया हमने कि द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव नो कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, आर कॉल्ड द अपोजिट साइड्स। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि चलो दूसरा पॉइंट पे उसने कहा है कि मेरे पास क्या, कि एक AB और CD क्या है भाई, अपोजिट साइड है। AB ये रहा और CD ये रहा। तो अगर मैं AB की बात करूं तो AB तो ये है और CD आपके पास ये है। क्या इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है? A इधर है, B इधर है, C इधर हो गया, D इधर हो गया। तो क्या कॉमन पॉइंट आया इसमें? कहीं नहीं आया। तो जिसमें कॉमन पॉइंट ना आए वही आपके पास क्या कहलाएगा, आपके पास अपोजिट साइड कहलाएंगी। तो सिंपल सी बात। अगली चले, BC और CD। BC का मतलब ये रहा, ठीक है ना। इसके सामने कौन है, अपोजिट का मतलब सामने ही तो होता है। तो सामने वाली साइड क्या है भैया, आपके पास BC के AD है। तो ये आपकी अपोजिट साइड से। आप कहेंगे सर ये तो हमें पहले ऑलरेडी पता है। अरे पता तो आपको बहुत कुछ है, कर तो आप फिर भी कुछ नहीं सकते ना। ठीक है ना। तो आपको बेसिक चीज को आज भी पढ़ना है। और मैथ्स एक चीज कहती है भाई, जितना आप उसको सीखोगे वो उतना ही आपका ग्रो करेगा।
आप एक चीज को 10 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में इस तरह से सेट हो जाएगा, वो कभी नहीं जाएगा। तो इसलिए हर एक चीज को पढ़ा करो। टाइम तो लग रहा है, लेकिन जो टाइम लग रहा है ना वो आपके लिए बेनिफिट देगा आगे चल के। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर ले फिर दोबारा से एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होती है। अब आपका दिमाग घूम गया, सर ये एडजेसेंट साइड क्या है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट पे देखो, उसने कहा कि टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एडजेसेंट। ठीक है ना। उसने कहा कि दो साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड होगी इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। क्या होना चाहिए भाई, आपके पास कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ध्यान से सुनो, जैसे हेयर, पहले वाली बात करता हूं कि ए बी और बी सी, अगर ए बी की बात करें और बी सी की बात करें, क्या इनमें एक कॉमन पॉइंट आया ना, तो एक ये साइड और एक ये वाली साइड दोनों आपस में क्या होंगे, एडजेसेंट साइड होगी। यानी कि ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड है मेरे पास। फिर इसके बाद बी सी और सी डी, अगर मैं बी सी की बात करूं और सी डी की बात करूं तो इसका मतलब ये वाली साइड क्या होंगी आपके पास, ये वाली साइड क्या कहलाएंगे, बीसी और सीडी, क्योंकि इसमें कॉमन पॉइंट कौन आ गया, सी आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों जो साइड है ना, इसका मतलब ये एडजेसेंट साइड होने वाली है। फिर इसके बाद सीडी और डी है, देखो इनमें भी दोनों में कौन कॉमन आया, डी कॉमन आया, और फिर इन दोनों में कौन कॉमन आया, आपके पास ए आया। तो ये सारी की सारी क्या है भैया, आपके पास एडजेसेंट साइड है। कल को मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई आप एडजेसेंट साइड बताओ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर एक कोई वर्टेक्स ले लो। वर्टेक्स का मतलब कोना पकड़ लो कोई भी। अगर आपने डी को पकड़ लिया तो ये एक ये वाली साइड और एक ऊपर वाली साइड, ये दोनों साइड है क्या कहलाएंगे हमारे पास, एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान, अभी तक हमें जितना भी आपने बताया तो बहुत इजी ही लग रहा है, इतना तो कोई बड़ी बात है नहीं इन चीज में। बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहले से ही इतना स्ट्रॉन्ग होके चलेंगे ना, तो जब क्वेश्चन देगा ना वो आपको थ्योरेटिकल, वो बहुत इजी लगने वाले है, क्योंकि आपको सब कुछ पता है भाई क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या कहां से क्या निकल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, उसने कहा कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब ये अपोजिट एंगल क्या है, आपको भी सर ये भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है पिछली क्लास में, अरे पढ़ के तो आप बहुत कुछ आई हो, अब भी सीख लो फिर थोड़ा सा। हमने कहा कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव नो कॉमन साइड आर कॉल्ड द अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भाई आपको उसने कहा है कि साइड जो है ना वो कभी कॉमन नहीं होगी। इस ए एंगल की बात करी जाए, इस ए एंगल के साथ एक तो साइड मिल गई ए बी और एक साइड मिल गई एडी। पहले ध्यान से सुनो, इसके साथ अगर ये साइड कॉमन है तो ये साइड कॉमन नहीं है ना, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा भाई, आपके पास अपोजिट एंगल होगा। उसने ये तो बोला कि द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव नो कॉमन साइड आर कॉल्ड अपोजिट एंगल। ठीक है ना, अपोजिट एंगल कब मिलेगा, जब कोई कॉमन साइड उसके साथ ना हो। इसकी कॉमन साइड एक तो बी एंगल बनाती है और एक कॉमन साइड आपका डी एंगल बनाती है, लेकिन ये दोनों एंगल नहीं होंगे। इसके सामने जो बच गया अब वही क्या कहलाएगा, अपोजिट। और ध्यान रखना अपोजिट का मतलब होता है सामने वाला। ठीक है ना, अपोजिट साइड सामने वाली साइड, अपोजिट एंगल सामने वाला एंगल, अपोजिट नेबर सामने वाला पड़ोसी। तो हमारे पास क्या होता है कि भाई हर एक चीज को हमें रिलेट करना होगा अपनी जनरल लाइफ से, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। अगर हम सोचेंगे ना कि बहुत बड़े बड़े एग्जांपल देके समझे तो आपके लिए वो चैप्टर भी बहुत हार्ड हो जाएगा। हमें सिंपल समझना है, काम हमारा उससे भी होगा। और आप जो है हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो आप हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट करें। आप स्मार्ट तो हैं ही, तो स्मार्ट वर्क पे ध्यान दें। ध्यान से सुने, अगर एंगल ए की बात करी जाए, इसका अपोजिट एंगल सामने वाला एंगल, सीधी सिंपल लेमैन लैंग्वेज, एक आम आदमी की भाषा में, ए एंगल के सामने कौन है, सी एंगल है। तो ए एंगल एंड सी एंगल आर अपोजिट एंगल, ये दोनों क्या है जी, आपके अपोजिट एंगल है। फिर इसके बाद आपके पास सी एंगल, सॉरी बी एंगल और फिर डी एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट एंगल है। बस इतनी बात है। कल को कहने लग जाए सर ए और बी अपोजिट होंगे, अरे नहीं यार ये तो इसके बराबर में बैठा है। सामने कौन है, सामने तो सी बैठा है, सी तो सी ही अपोजिट है। बी के सामने वाला कौन है, डी है, तो यही अपोजिट है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगर ये चीज ध्यान नहीं आप रखोगे ना तो आप गलती करोगे अपने क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पर हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। देखो जी, ए एंगल सी एंगल, ए एंगल सी एंगल, बी एंगल और डी एंगल, ये दोनों क्या है आपस में पेयर, आपके अपोजिट एंगल्स के हैं। अब थोड़ा सा आगे चले, उसने कहा कि एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या है। अब आप कहेंगे सर ये अभी तो एडजेसेंट साइड पड़ी थी, अब एडजेसेंट आपका एंगल भी आ गया, तो क्या है, सिंपल सा समझो, पहले स्टेटमेंट को देख लिया करो। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैव वन कॉमन साइड इज कॉल्ड अ, यानी कि आर कॉल्ड अ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अभी आपको ये नहीं देखना है कि हमें क्या है,
ध्यान से सुनो, उसने सिर्फ एक बात बोली है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव वन कॉमन साइड। वन कॉमन साइड का मतलब है भाई आप एक साइड को ले लो, ये ए बी साइड ली, इससे कितने एंगल बन रहे हैं आपके, अगर देखा जाए तो एक तो बी एंगल बन गया इधर, और एक आपके पास सी डी एंगल, सॉरी ए एंगल बन गया। तो यानी कि एक साइड से दो एंगल बने, एक तो इधर बी बन गया और इधर एंगल आपका ए बन गया। तो ए और बी दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल है। ध्यान से सुनो, आप कहोगे आप सर ये क्या बता दिया आपने, बताया कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, आपने एडी को लिया, ये कॉमन साइड है जी, इसके बाद एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, कॉमन साइड कौन है दोनों के लिए, ये है जी। अब इससे एंगल बनने वाला एक ये है, एक एंगल आपके पास ये है, तो एक तो एंगल हो गया ए और एक एंगल हो गया मेरे पास डी। अब ये दोनों ही एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। मैं अब भी कह रहा हूं, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के आपको इजीली समझना है, क्योंकि इसकी आपको बहुत नीड पड़ने वाली है भाई, इसलिए कहता हूं मैं अभी भी अच्छे से कवर करो, माइंड को रिफ्रेश करके बैठ जाओ, कोई भी दिमाग में इधर उधर की बातें मत लाओ, ठीक है ना। जितना कह रहा हूं उतना समझो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जब आपको एडजेसेंट एंगल की बात करेंगे। ध्यान से सुनो, ए एंगल बी एंगल एडजेसेंट है, ए एंगल डी एंगल एडजेसेंट है, डी एंगल सी एंगल एडजेसेंट है। देखो ध्यान से सुनो, कॉमन साइड एक मैंने ये ली, तो इससे एक तो एंगल ए बन सकता है, एक एंगल डी बन सकता है, तो दोनों एडजेसेंट है। अगर आपको कल को बी सी लेनी है तो बी से बी एंगल बन सकता है और सी एंगल बन सकता है। जोन सी साइड उठाते हैं ना, दोनों के वर्टेक्स जो आएंगे, कोने आएंगे, जो भी एंड पॉइंट आएंगे, ये समझ लो वो दोनों एंगल्स हैं और वो दोनों ही एडजेसेंट है। जैसे कल को मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या आया, एक बार और समझा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अभी भी बहुत क्लियरिटी से नहीं समझ में आया। ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि सी डी साइड है, एडजेसेंट बताना है, तो एक तो डी एंगल है जी और एक आपका सी एंगल है, ये दोनों एंगल किस कैटेगरी के हैं, ये एडजेसेंट एंगल है। क्लियर होगी इतनी बात, चलो जी, आपको पता चल गया कि आपके पास एडजेसेंट साइड क्या है, अपोजिट साइड क्या है, ठीक है ना। इसके बाद अपोजिट एंगल क्या है, अपोजिट सॉरी एडजेसेंट एंगल क्या है, ये सब कुछ अगर हमने डिस्कस किया, फिर इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है भाई, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट तरह के क्या आएंगे, क्वाड्रिलेटरल आएंगे, वेरियस फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल या वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब आपके पास यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बनना है। पिछले वाला हम सब कुछ सीख के आए, अब आपने जो वहां पे पढ़ा वो सब कुछ इसमें अप्लाई हो सकता है। समझ गए मेरी बात, जो पढ़ के आए वो क्वाड्रिलेटरल की एक बेसिक क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, उसको तो याद करना ही है, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी आपकी अप्लाई होगी। लेकिन वहां पर ना अब कुछ आपका क्या होगा, उन प्रॉपर्टीज से खिलवाड़ होगा, जैसे ही उनसे खिलवाड़ होगा ना, अपने अपने टाइप से बनाना शुरू कर देंगे, ये इस टाइप का हो गया, ये इस टाइप का, इसका नेम ये है, इसका नेम ये है। तो हम वो चीज सब कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहले जो सबको हार्ड लगता है वो है आपके पास क्या, ट्राइपीजियम। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्राइपीजियम। अब ट्राइपीजियम होता क्या है, पहले तो ये समझ लो भाई, ट्राइपीजियम होता क्या है, छोटी सी डेफिनेशन से समझते हैं। उसने कहा कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड अ ट्राइपीजियम। कहा कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक साइड के दूसरी साइड यानी कि पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिल जाए, पेयर का मतलब यानी कि दो साइड आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएंगी आपकी भाई, आपका ट्राइपीजियम कहलाएगी। जैसे उसने कहा कि हेयर ए बी पैरेलल टू बी सी है, देयरफॉर एबीसीडी इज ए ट्राइपीजियम। अब ध्यान से सुनो, अगर ए बी सी डी आपके पास एक ट्राइपीजियम है और वो कह रहा है कि ए बी डी सी के क्या है, आपकी पैरेलल है। अब ध्यान से सुना जाए भाई, ए बी और डीसी दोनों आपस में क्या है, अपोजिट साइड से। देखो ए बी ये ना, हमने कहा कि ये ए बी सी डी के क्या है भाई, आपके पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब ये ट्राइपीजियम है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि भाई आपको इतना कंफर्म करना है कि एक साइड आपकी यानी कि वन पेयर ऑफ साइड आपका क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, वो ट्राइपीजियम की कैटेगरी कहलाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आप ध्यान से सुनो, नोट में ध्यान रखना, जो भी चीज मैं लिखवा रहा हूँ उसको थोड़ा सा अच्छे से कवर करना है आपको, एक बार नहीं, दो बार, दो नहीं तीन बार, जब तक आप उसको स्ट्रॉन्ग ना कर लें तब तक आपको उसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उसने कहा कि इन अ ट्राइपीजियम इफ द नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। उसने कहा कि अगर मेरे पास ये तो दो पैरेलल साइड है, तो दो तो नॉन पैरेलल साइड होगी, वो तो पैरेलल नहीं होगी, तो ये जो दोनों साइड्स हैं ये तो पैरेलल नहीं है भाई। अगर ये पैरेलल नहीं है तो गलती से इसने कहा कि अगर ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, अगर ये दोनों की साइड इक्वल हो जाए, जैसे सपोज करो ये 12 सेंटीमीटर हो गया
और ये 12 मीटर हो गया, ये भी 12 मीटर हो गया। क्या ये दोनों इक्वल हुई? हाँ जी बिल्कुल हो गई सर। अगर ये दोनों जिस दिन इक्वल हो गई तो हम यहाँ से बोल देंगे देन इट इज कॉल्ड अ आइसोसेलिस ट्राइपिज्म। सर ये आइसोसेलिस का क्या चक्कर आ गया इसमें? अरे भाई जैसे आपका आइसोसेलिस ट्रायंगल था, दो साइड इक्वल हो गई, यहाँ पर क्या है, दो तो पैरेलल साइड है, इनको नहीं छेड़ना है। जो दो साइड बच गई जो नॉन पैरेलल है उनको देखो, अगर वो इक्वल हो जाती है ना किसी दिन, उनकी लेंथ इक्वल हो जाए, ए बी और सॉरी बी डी और एसी की अगर लेंथ किसी दिन इक्वल हो गई तो समझ जाना कि ये आइसोसेलिस ट्राइपिज्म है। बस इतनी सी कंफर्मेशन आपको बतानी थी, जो आपने सीख भी लिया। सिर्फ ध्यान रखना, नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल होती है ट्राइपिज्म में तो वो आइसोसेलिस ट्राइपिज्म कहलाता है। ठीक है, चलो जी आगे। घबराना नहीं है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात मैंने नहीं बताई कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता दिया, हम याद रख नहीं पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। बहुत ईजी है आपका। फिर इसके बाद आता है नंबर 2 का पैरेललोग्राम। ये तो बहुत अच्छी बात है, पैरेललोग्राम तो इसका मतलब पैरेलल की ही बात कर रहा होगा इसका, अगर ये पैरेललोग्राम है तो। अब आप ध्यान से सुने, उसने कहा कि अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है, इज अ पैरेललोग्राम, अगर वो पैरेललोग्राम है इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। कहा कि अगर अपने आप में अपोजिट साइड्स दोनों पैरेलल हैं, जैसे भाई सी डीसी किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, और ये किसके पैरेलल है भैया आपके पास, ये इस साइड के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये आपका क्या बनेगा, आपका पैरेललोग्राम बनेगा। अब आप कह सकते हो कि भाई डीसी पैरेलल टू एबी और एडी पैरेलल टू बीसी, यानी कि दोनों ही अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो गई। जिस दिन ये पैरेलल बन गई इसलिए इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ गया। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ही अजीब सी बात बोली, आगे ध्यान से सुनो। हमने क्या बोल दिया कि हेयर AB जो है DC के पैरेलल है एंड AD जो है BC के पैरेलल है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से सुनो, अब भाई ये पैरेललोग्राम है तो इसकी कंडीशन सुन लो। अगर मैं बात करूं एंगल A, एंगल A हमेशा एंगल B के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है भाई, पहली बात। चलो एक मिनट को, ठीक है। और अपोजिट एंगल कौन है भाई इसका, जब पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो एक वस्तु कितना, सॉरी एक वस्तु तो हो जाएगा आपके पास किसके, एंगल एक वस्तु एंगल C के। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, एंगल A की, तो ये तो C के इक्वल हुआ, एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा भैया आपके पास, एंगल D के। कि यानी कि अपोजिट जो मेरे पास एंगल्स आए वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ये दोनों इक्वल होंगे, ध्यान से सुन लेना, इक्वल। बस समझ में आई मेरी बात। एंड एक कंडीशन और कि AB इक्वल्स टू, यानी कि AB इक्वल्स टू किसके इक्वल होगी भाई, CD के इक्वल होगी। एंड मेरे पास क्या भाई आपके पास, ध्यान से सुन लेना, कि AD इक्वल्स टू से किसके इक्वल होगी भाई आपके पास, BC के इक्वल होगी। तो ये जो साइड्स है ना ये इक्वल भी होंगे और दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे। तो यहाँ पर भी लिख दो क्या होगा भाई, ये भी इक्वल। क्लियर होगी। पैरेललोग्राम ने 2 पॉइंट दिए और दोनों पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। आपने इसको 7th में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा, बहुत अच्छे से क्लियर है आपको कि भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपके पास रोम्बस। रोम्बस क्या होता है भाई आपके पास, अब पैरेललोग्राम, अरे पैरेललोग्राम में होता है भाई रोम्बस, हाँ जी बिल्कुल होता है। बिल्कुल जैसे पैरेललोग्राम था वैसे ही रोम्बस है, बस एक कंडीशन लेगा अपने पास, क्या कि हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि हमारे पास जो सारी साइड होंगी ना रोम्बस की, वो सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल का मतलब एक ही लेंथ की होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो ये पता चल गई कि सर सारी साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे पैरेललोग्राम था वैसे क्या हो गया भाई आपके पास, ये आपका रोम्बस हो गया। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पर। आपका नेक्स्ट कहता है भाई आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या बोलता है कि अ पैरेललोग्राम, देखो जी यहाँ पर भी पैरेललोग्राम, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल ने बनाया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम अपनी कंडीशन बना रहा है, ठीक है ना। उसने कहा कि अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक पैरेललोग्राम, ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, एक पैरेललोग्राम लिया, अगर मैंने उसको खींच के ऐसे कर दिया और क्या हुआ कि, ध्यान से सुनो कैसे कह रहा हूं मैं, ये पैरेललोग्राम है जी आपका, ठीक है।
अब मैंने क्या किया, इसको ना ये कोने इस साइड को भागे थे तो मैंने इसको ऐसे कर दिया कि यहाँ पर ना इस एंगल को मैंने 90 बनाने की कोशिश करी, तो मैं इसको सीधा ऐसे करूंगा, तो जैसे मैं इसको सीधा करूंगा तो ये सारा का सारा सीधा आ जाएगा, तो सारे एंगल अपोजिट एंगल तो 90 हो जाएगी, ये 90 तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो इसका मतलब सारे एंगल 90 हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करता हूँ तो ये इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा, और ये टेढ़ा हो जाएगा तो इसका मतलब पैरेललोग्राम बनेगा, और अगर ये इस टाइम सीधा बैठा है ना तो इसका मतलब इसका ये 90 एंगल है, तो ये सारे एंगल 90 होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अपोजिट एंगल इक्वल है, और अपोजिट एंगल इक्वल जिस दिन हो गया तो आपको इतना तो पता होगा ना ये दोनों इक्वल है, एडजेसेंट एंगल का जो सम आएगा वो भी 180 आएगा, ठीक है ना। ज्यादा नहीं डिटेल में बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई एक 90 है तो ये सारे 90 हो जाएंगे, यही राइट एंगल कहलाएगा, ठीक है ना, रेक्टेंगल कहलाएगा। अब यहाँ से देखो कि हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू किसके रहेगी, सी डी के, एंड अगर मैं बात करूं किसकी, आपकी एडी की, तो एडी किसके इक्वल रहेगा भाई, आपके पास बीसी के रहेगा, और ये ध्यान रखना है कि जिस दिन ये पता चल गया तो हम इसी को कहेंगे ये सारी साइडें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और एंगल ए इक्वल टू में एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी और इक्वल टू में एंगल डी, कितना भैया आपके पास डी, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री के सारे एंगल बन जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनो, चलो जी रेक्टेंगल भी हमें पता चल गया, इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर कहता है और रोम्बस, और रोम्बस या हम कह सकते थे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी तो बोल सकते हैं, रेक्टेंगल हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना भाई, 90 हो जाए एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि सारी साइड इक्वल हो जाए। लेकिन रोम्बस को भी उसने पैरेललोग्राम से क्रिएट किया, ठीक है ना, रेक्टेंगल बनाया तो रोम्बस पैरेललोग्राम का यूज किया तो हमने रोम्बस का कर लिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने कहा कि और रोम्बस हुज ईच एंगल इज 90, बस वही बात करी भाई, जब उसकी सारी साइड इक्वल है तो उसको भी सीधा करेंगे वो भी 90 की फॉर्म लेगा, तो ये बन गया जी आपका वो रोम्बस, ये आपका 90, ये भी आपके पास 90, ये भी आपके पास 90 और ये भी 90, तो सारी साइडें इक्वल हो जाएंगी क्योंकि रोम्बस की सारी साइडें इक्वल है। तो यहाँ से सिर्फ हमें कंफर्म करना है क्या कि भाई हमारे पास जो ये सारा डाटा आ रहा है ना आपका, ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल से आ रहा है, और यही हमें अच्छे से कवर करना है, इसी पर ही हमें काम करके चलना है, ठीक है ना। आ गया जो, फिर इसके बाद हमने एक डेफिनेशन और लिखी सिंपल सी में, a rectangle whose adjacent side are equal is called a square adjacent side। अब आप फिर कंफ्यूज हो गए कि सर ये एडजेसेंट साइड कहां से ले आया, फिर दोबारा से, अरे मैं कहूंगा भाई एडजेसेंट साइड ये दोनों ही तो है, ये दोनों कहा उसने कि इक्वल हो जाए तो 90 तो बैठे ही है, तो जिस दिन ये इक्वल हो जाएगी ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल, आपस में सारी की सारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ध्यान रखना थोड़ी दूर की बात है, दूर की बात को जल्दी से सीखने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, ठीक है ना। अब नोट पे ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, आपको एक नंबर में क्वेश्चन में मिलने के पूरे चांस होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव मिल गया आपको, क्या है आपके पास, उसने कहा कि एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे क्या बात आई सर, उसने कहा कि एवरी स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होंगे, ठीक है ना, एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे, लेकिन सारे रेक्टेंगल आपका क्या नहीं होंगे, आपके पास क्या नहीं होंगे, स्क्वायर नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना, रेक्टेंगल क्या नहीं होते हैं, स्क्वायर नहीं होते, क्योंकि उनकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे सारी साइड इक्वल चाहिए मुझे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, फटाफट से देखो, आपके पास लास्ट है आपके पास कौन, काइट। अब ये काइट क्या है, वही है भाई जो उड़ाते हैं आप काइट, ठीक है ना। तो चलो जी इसके बारे में पढ़ते हैं। उसने कहा कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, अब फिर उसने एडजेसेंट साइड का लिया, अरे उसने खुद बोल दिया कि भाई क्वाड्रिलेटरल है आपके पास, इस तरह से डिपेंड है कि भाई टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड एंड अनइक्वल अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। उसने कहा कि भाई एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है भाई, आपके पास देखो अपोजिट साइड तो इक्वल नहीं है, यही तो बात बोली, और लेकिन उसकी जो एडजेसेंट साइड है एक पेयर कोई सा भी, देखो एक तो सी लिया, सी की ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ध्यान से देखो, और ये दोनों साइड इक्वल है, तो अगर ये कंडीशन आपने यहाँ पर फॉलो कर दी तो इसका मतलब ये क्या बनेगी, आपकी काइट बनेगी, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये तो ऐसा दिख रहा है जैसे पैरेललोग्राम, नहीं, ध्यान से सुनना, ये पैरेललोग्राम कभी नहीं होगा क्योंकि इसका एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, ये थोड़ा सा ना काइट की तरह होगा, काइट की तरह का मतलब ये नीचे को थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो ये कभी दोनों अपोजिट एंगल इक्वल नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं रिमाइंडर। अब आपके पास नोट में एक बात और लिखना कि अ काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम,
ठीक है ना। काइट आपका क्या नहीं होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता है। तो इतनी गलतफहमी मत रखना कि काइट को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। काइट इज अ काइट, बस। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आपको थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहा हूं भाई मैं। ये चीज आप भी 9th क्लास से पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, 7th में भी और 6th में भी और 8th में भी। ठीक है ना। अब आपके पास आता है क्या, पहला कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या है सर, हमने कहा कि अ पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन का मतलब होता है जो अपनी साइड से मिलकर बना होता है, चाहे उसमें 5 साइड्स है, 3 साइड्स है, 2 साइड्स, सॉरी 2 तो होगी नहीं, 3 साइड्स है, 4 साइड है, 5 6 7 8 एक्सेट्रा, कितनी भी साइड से ले लो, सब कुछ आप किसको बोलते हैं, वो पॉलीगॉन को बोलते हो। ठीक है, whose each interior angle is less than 180 डिग्री। ठीक है जी, is called convex polygon। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब है, ध्यान से सुनो, इसके सारे एंगल, सारे के सारे एंगल, अंदर वाले की बात करो, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सारे के सारे 180 से छोटे हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, ध्यान से सुन लो, ये चीज इंटीरियर एंगल, उसने कहा कि जो इंटीरियर एंगल है ना, अगर वो सारे 180 से छोटे हैं तो वो क्या कहलाएगा भैया आपके पास, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। अब आगे आया कॉनकेव पॉलीगॉन। अब ये क्या आफत है सर, हमने कहा कि जो इंटीरियर एंगल से, चलो आपको मैं बता दूं, अब पॉलीगॉन हुज एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड अ, क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन। आप कहेंगे सर ये 180 आया कैसे, कहां से मिला आपको ये 180? भाई इसको देखें तो ये तो 180 से छोटा, ये वाला एंगल भी 180 से छोटा और ये वाला एंगल भी 180 से छोटा, एक ही एंगल है जो कि आपको पता है कि 180 से बड़ा है। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊं तो देखो ये तो एक स्ट्रेट है, ये बन गया 180, लेकिन ये तो फालतू भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना रहेगा भाई आपके पास, 180 से बड़ा। तो सर ये तो छोटा है ना, यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो छोटा है। अरे भाई ये देखो तो बाहर की साइड बन रहा है, हमें इंटीरियर चाहिए इस पूरे के अंदर। एक तो ये इंटीरियर एंगल है, एक ये इंटीरियर एंगल है, एक ये इंटीरियर एंगल है, और एक अंदर ही ये बनेगा बड़े वाला एंगल, और ये बड़े वाला एंगल तो 180 से बड़ा हो गया सर। तो इसलिए ये पूरी ही पूरी पॉलीगॉन क्या कहलाएगा, कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगा। आप कहेंगे सर अब समझ में आई कॉनकेव और कॉन्वेक्स होता गया, क्लियर होगी जी इतनी बात। अब आते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। अब सर ये रेगुलर क्या होते हैं, ये क्लास में रेगुलर आते हैं? अरे हाँ बिल्कुल रेगुलर आते हैं। क्यों आते हैं, ध्यान से सुनो। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो और जिसके सारे एंगल इक्वल हो, बस यही आपको दिमाग में रखना है। रेगुलर का मतलब रेगुलर है भाई, सारी साइडें इक्वल उस पॉलीगॉन की और सारी की सारी आपके एंगल्स इक्वल। तो यही बात हमने डेफिनेशन में लिखी। अब पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल, आगे उसने कहा कि एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ सच पॉलीगॉन्स आर इक्वल। आपका ये नहीं कहने का मतलब क्या है, साइड तो इक्वल है भाई सारी की सारी, उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ये बात आपको कंडीशन किसमें बोली गई, पॉलीगॉन कौन से वाला, रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है ना, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, जैसे आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, जैसे स्क्वायर, सारे एंगल इक्वल है, 90 90 90, सारी साइड इक्वल है। ठीक है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर इसके बाद ट्रायंगल की बात करें, कौन सा है आपके पास, हमारे पास ट्रायंगल है कौन सा, हमारे पास होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है भैया आपके पास, अब इक्विलेटरल क्या होता है कि तीनों साइड इक्वल और सारे तीनों एंगल कितने होते हैं भैया आपके पास, 60 होते हैं। तो यही क्या कहलाता है भैया आपके पास, आपका रेगुलर पॉलीगॉन। अब थोड़ी सी बेसिक चीज की बात कर ली जाए जो कि आपको जरूरत पड़ सकती है कोई एक न्यूमेरिकल कंपटीशन कहीं पर भी आपका, और आरडी शर्मा के तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इन पर डिपेंड होते हैं। तो ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात। अब आपके पास सबसे पहले आप क्या करें, किसका इसे नोट करें। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि आपके पास नोट हो जाएगा ना तो फिर आप यहाँ ध्यान रखोगे, नहीं तो आप साथ साथ नोट करना शुरू करोगे मेरे। देखो सबसे पहले उसने कहा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। भाई अगर हम सम की बात कर रहे हैं कि कैसे निकाल सकते हैं सर, हम किस तरह से हम पता लगाएं कि किसी के इतने एंगल्स हैं तो इसको इतने इतने एंगल बन सकते हैं, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से देखो, सबसे पहले सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। एन साइड का मतलब सर, अरे भाई दो साइड से तो पॉलीगॉन नहीं बनेगा, मिनिमम 3 साइड तो हो जो ट्रायंगल बनेगा, फिर 4 साइड क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड आपका क्या बनेगा आपके पास, पेंटागन। तो इस तरह से हेक्सागन तो सब कुछ चलते 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 बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनेंगी, लेकिन आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल तक ही सीमित रहना है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर एक
अगर हम सम करें ऑल इंटीरियर एंगल्स का, ध्यान से सुनो, एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं आपके पास, ये राजी ए बी और सी, और ये मेरे पास आ गया डी। अब आप कहोगे सर ये बताओ इस क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल, सॉरी चारों एंगल का, यानी कि ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, ठीक है जी, और आपके पास डी एंगल, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा। अब मैं कहूंगा यार ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा हार्ड बात पूछ लिया आपने। कुछ नहीं करना, आप इसमें साइड देखो कितनी है, एक साइड ये रही, दो साइड ये रही, तीन साइड ये रही, और चार साइड आपके पास ये रही, टोटल साइड कितनी हुई 4। आप क्या करो कि इस फॉर्मूले में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, जहां रख दो, वैसे तो मेरे हिसाब से इसी में याद कर लो। 4 रख के देखो, 4 रखेंगे तो 4 माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री, क्लियर होगी बात। अंदर से निकल गया 2 और 180 डिग्री, और इक्वल टू में बन गया 360। अब आपको सर ये तो मुझे पता था सर, ये तो मुझे कंफर्म था कि इसे बनेगा। अरे भाई तुम्हें पता था, लेकिन देखो फॉर्मूले में रखा, आपको पता चला नहीं, पता चला ना। तो हमें इतना पता होगा इन सभी एंगल्स का, एंगल ए बी सी डी, तीनों को सम करने के बाद 360 ही आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये क्योंकि आपने, अरे भाई ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया, तो आप यहाँ पर याद करो इसको, ये आप इसको इस तरह से याद कर लो कि आप इसको क्या लिख सकते हो फिर, 2n माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाय राइट एंगल, राइट एंगल मतलब मल्टीप्लाई बाय 90। अरे आप इसको करो n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, सबका निकलेगा। जिसे ट्रायंगल का, सर ट्रायंगल निकाल के दिखाओ, रखो जी यहाँ पर 3, तीन साइड होती है ट्रायंगल में, 3 माइनस 2 कितना हुआ, 3 माइनस 2 बताओ कितना हुआ, 1, और 1 के मल्टीप्लाई 180 में करो, क्या उनका सम सभी का एबीसी का क्या आता है, 180 आता है। तो यहाँ से निकला। सर कहेंगे सर आज तुमने बहुत कुछ सीख लिया, आज ही देखो सर आप करने वाले, हम सारी की सारी जितनी आपने दी ना, सारे आविष्कार आज ही कर देंगे। अरे भाई ये आविष्कार नहीं है, ये सिर्फ पहले से प्रॉपर्टी, अब आपको देखना है कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। अब वो कह रहा है कि अगर मेरे पास रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन किस तरह का मैं बता दूं जरा भाई आपको। देखो रेगुलर पॉलीगॉन है जिसकी सारी साइडें इक्वल है, जैसे आपका स्क्वायर था, ध्यान से सुनो, ये सारी साइडें आपकी इक्वल है, ये हो गया ए बी सी और डी। अब वो कह रहा है कि अगर मेरे पास रेगुलर पॉलीगॉन है, तो आपको इतना तो पता है ना कि इसके पास 4 साइडें हैं, 4 एंगल है, और रेगुलर पॉलीगॉन की सारी साइडें इक्वल होती है, सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो वो कह रहा है कि बताओ जरा एक एंगल कितने का होगा, एक पता चल जाए तो सारे तो इक्वल है। अब हमने क्या किया कि एन को देखा, एन क्या है, एन को देखो क्या है, 1 2 3 4, साइड कितनी है 4, एन का मतलब 4। अब यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब आप कहोगे सर ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया हमने, गलत ही लिख दिया। क्या करना था, एन की वैल्यू 4 है, 180 डिग्री। तो हमने क्या किया कि 4 साइडें हैं, इसमें रख के देखा एक एंगल निकल जाएगा इंटीरियर, और वही सबके इक्वल होने वाला है, सारे इक्वल है तो एक ही निकाल लो। ये बन गया ऊपर 2/4, ये बन जाएगा 180 डिग्री। अरे ये क्या कर रहे हैं हम, ये मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। अब इसको ध्यान से देखो, ये तो बना 2 और 2 को इससे कैंसिल कर दो, तो ये बन गया 90। तो उसने खुद बोल दिया कि सर हमें तो ये पता चला कि सारे एक एंगल 90 है, तो सारे एंगल भी 90 होने वाले। अब मैं कहूंगा क्यों होने वाले, क्योंकि सर रेगुलर पॉलीगॉन खुद बोलता है अपने आप में कि अगर मेरे पास एक एंगल निकल जाएगा तो सारे एंगल सेम हो जाएंगे, तो सब कुछ क्या होंगे 90 90 होंगे। तो हमने ये सब पे 90 का साइन लगा दिया। चलो जी सर आज हमने 2 चीज बहुत अच्छी सीख ली, ध्यान रखना है हमें एक प्रॉपर्टी का। अब उसने कहा है कि क्वेश्चन में अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज 360। अब आपको सर ये कुछ बात हजम नहीं हुई, मैं कहूंगा हजम क्यों नहीं हुई भाई। आपको उसने क्या कहा कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या था, अभी तो पढ़ा था हमने, ये लो जी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उसने कहा कि इसके सारे एक्सटीरियर एंगल, ये वाले एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये सारे क्या होंगे भाई आपके पास 360 के इक्वल होंगे। नेक्स्ट में आ जाओ जी। अब ईच सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का मतलब जो बिल्कुल बीच में आके बनेगा, वो कितना होगा आपके पास 360 अपॉन एन। जैसे जैसे सर आप ये मान लो कि मेरे पास जो है, देखो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर ही करके बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं नहीं समझाऊंगा ना आपकी खोपड़ी में नहीं आएगा भाई, क्योंकि मुझे पता है आपका ऊपर का माला बहुत ज्यादा खाली है, लेकिन जो अच्छे से कर रहा है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं कहता हूँ मुझे तो ऐसा बच्चा चाहिए भाई जो बिल्कुल खाला ही हो, ऊपर से खाली, क्योंकि मुझे पता है कि उस समय जो दूंगा ना
वो अपना फिट करता रहेगा अपने पुर्जे में और उसका काम चलेगा। ध्यान से देखो, सेंट्रल एंगल बताना है जी। अब ये मेरे पास क्या है जी, एक ट्रायंगल है, सेंट्रल एंगल ये आ गया, ये सेंट्रल एंगल है, तो 3 पार्ट में टूट गया। अब 3 पार्ट में टूटा तो हमने कहा कि जी 360 है, चलो जी 360 है जी। कितनी साइड्स हैं इसके पास, 3 है, काट के देखो 120 डिग्री आएगा, तो यानी कि एक 120 है तो दूसरा भी 120 हो जाएगा और तीसरा भी 120 हो जाएगा। ये आपका सेंट्रल एंगल है, इसलिए घबराने की बात नहीं थी भाई, ये मैंने लिख दिया आपको कि समझ जाओ, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है। ध्यान रखना, कोई भी पूछे इस सेंट्रल एंगल ऑफ पॉलीगॉन कितना है भाई जी, ये लो जी, आप काट के देखो अपना। ठीक है, आ गया जो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। आप कहोगे सर ये क्या है, अच्छा एक बात का जवाब दो, ये आपके पास ट्रायंगल है, मैं थोड़ा आपकी बुद्धि को चेक करना चाहता हूँ कि आप करते क्या है, ठीक है ना, थोड़ा माइंड का यूज करके बताओ, इसमें कितने डायगोनल्स हैं। बच्चे कहेंगे जी 3 डायगोनल है, एक डायगोनल ये बन गया, एक डायगोनल ये बन गया, एक डायगोनल। मैं कहूंगा अरे बुद्धू पहले देख तो ले, तुझे डायगोनल बनाने के लिए 2 वर्टेक्स चाहिए, 2 वर्टेक्स में जब लाइन ड्रॉ करेगा तभी तो डायगोनल मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं इसमें होगा भी नहीं होगा। तो निकालना है जी, साइड मेरे पास 3 आ गई, तो 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 माइनस 3 जीरो हो गया, तो ये तो जीरो बनना है, तो इसका मतलब ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, ध्यान से रख लेना, पहली खत्म हो गई बात। अब मैं कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए। ये लो जी, ए बी सी और डी, क्लियर होगी जी बात। मैंने कहा कि मेरे पास ए बी सी डी आया और मुझे उसने बोल दिया कि भाई बताओ जरा इसके कितने डायगोनल्स हैं। आप पहले साइड देखो कितनी है, साइड मेरे पास 4 है, 4 को यहाँ रख के देखो, रख देखते हैं सर, देखते हैं क्या निकालते हो आप। अपोन में कितना आ गया 2, तो ये तो बन गया 4/2 और 2 से 2 कैंसिल करेंगे 2। हमने कहा सर सिर्फ 2 ही डायगोनल बनेंगे, हाँ चेक कर लो भाई, एक ये रहा आपके पास ए और एक आपके पास सी ये रहा, तो आप देखो इन दोनों वर्टेक्स को मिलाते ही हमारे पास एक डायगोनल। सर एक और भी तो है, हाँ जी बिल्कुल है, इन दोनों को मिला दो, ये लो, तो 2 डायगोनल मिले, बिल्कुल मिले। अब सर 5 में कैसे मिलेगा, 5 में 5 वाला रख के देख लो, अपने आप काम करेगा। कैसे मिलेगा सर, 5 में देख लेते हैं एक बार, 5 माइनस 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, तो इसमें कितने बनेंगे, 5 डायगोनल्स मिलेगा। वो कैसे बनेगा वो आप देखते रहना, ठीक है। तो आज हमने जितना कुछ सीखा है ना, वो सब कुछ वो पॉइंट सीखे हमने जो हमारे बहुत ही काम आने वाली चीजें। हमें पता होगा कि भाई डायगोनल इतनी बड़ी चीज है, हाँ जी, आपको तो सिर्फ एक नाम में डिफाइन कर दिया गया डायगोनल को, डायगोनल के जो कारनामे है ना वो तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो इसलिए कहता हूँ घबराना नहीं है इस चैप्टर से बिल्कुल भी, बस साथ साथ चलते रहना। कल हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्या कंडीशन बनाता है, कितनी साइड्स हैं, कितने उसके एंगल्स हैं, क्या क्या कंडीशन एंगल में है, क्या क्या कंडीशन आपकी साइड्स में, वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। और ध्यान रखना लेंथी वीडियो है थोड़ी सी, लेकिन आपके काम की चीजें इसमें सारी की सारी। या तो आप ऐसा देख लो कि 5 मिनट वाला इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म कर दें, तो आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में एक छोटी से छोटी चीज आपको पता चल गई जो कि आपके क्वेश्चन में यूज होगी, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको पता है क्या सीखने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉपर्टीज यानी कि थ्योरम सीखने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके स्टूडेंट्स।